आपकी अटेंशन इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को क्रिएट करती है। सबसे कीमती करेंसी है। सोशल मीडिया में रातों रात कोई स्टार क्यों बन जाता है? क्योंकि उसे अटेंशन मिलती है। आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल रही होती है, वो आपको एडिक्ट बना देती है। और फिर उस सब को छोड़ के बैठना, गौर फिक्र करना, अकेले अपने आप के साथ वक्त गुजारना, ये डिप्रेसिंग लगता है इंसान को। हम में से हर एक अपने आप के साथ अकेले बैठने से डरता है। कोई है हमारी असलियत जो हमसे सवाल पूछता है, तुम क्यों इस हिप्नोटिज्म में पड़े हुए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हें जाना कहाँ है? ये वो मुश्किल सवाल है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, तो हम बोरियत से भागते हैं। कल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और से और की चाहत तुम्हें कब्रों तक ले आएगी। ये चीज है आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला, माइंडफुलनेस। कि आपकी बॉडी भी कहीं हो और आपका माइंड भी वही हो। आज मुझे पता चला ये वाकई एक जंग है जो करनी है। ये होगा सबके साथ, पर हम में से 99% लोगों ने ये लड़ाई छोड़ दी है। हम डिफॉल्ट मोड पे चले गए। जो हिप्नोटिज्म है, जो धोखा है, जो मताए गुरूर है, उसको तोड़ने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दिन में 5 दफा कॉन्शियसली करनी होगी। खालिदीन फीहा अबदा, अबदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए। इसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स को, अपने को डॉक्टर सार को सुना हो, थोड़ी इख्तिलाफ राय है, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे लिए 2 वो पॉइंट्स हैं जिससे बाहर मैं कोशिश करता हूँ ना निकले। वो मैंने जैसे आपको सिंगुलैरिटी बयान की, जब ये टाइम एंड स्पेस ख़त्म हो जाएगा फिर होगा जन्नत और दोज़ख, उसे बयान करना इन फिजिकल रियलिटीज़ में वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ की फिजिकल रियलिटीज़, वहाँ के फिजिकल लॉज कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे, हम टाइम को कैसे परसीव करेंगे? आया हम लोग ट्रैवल ही स्पीड ऑफ लाइट पे कर रहे होंगे कि हम पे टाइम गुजरेगा ही नहीं, तो टाइम गुजरेगा नहीं, तो टाइम के ख़त्म होने का सवाल भी नहीं पैदा होता कि कभी ख़त्म हो सकता है। पर कुरान करीम की जो आयत है वो बहुत क्लियर है, हमेशा हमेशा के लिए। और देखिए, मैं जन्नत की एक बात साथ ऐड कर दूं, मैं अक्सर ऐड करता हूं कि लोग उसको समझ सकें। मैं कहता हूं जन्नत की 2 बातें जो हैं वो अगर इंसान को समझ आ जाए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा उसके लिए। एक, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो आपको पता है अल्टीमेटली ख़त्म होने नो मैटर आप कुछ भी कमा ले, कर लूँगा जमा दौलत ओज़र, उसके बाद क्या? ख़त्म हो जाना उसने। ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊँगा मैं रिंद, कर लूँगा मैं कदों का सफ़र, उसके बाद क्या? एक रोज़ मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चराग कमर, उसके बाद क्या? जो भी चीज़ इस दुनिया की है उसे अल्टीमेटली ख़त्म हो जाना है। जन्नत का पहला उसूल है कि नहीं ख़त्म होगा। आप क्यों? और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ। जो इस दुनिया की चीजें, घर, गाड़ी, पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। दिन में 12 घंटे उसके लिए काम करते हैं कि जो इस दुनिया की एंजॉय भी नहीं कर पाते। एंजॉय भी नहीं। और जो सारी जिंदगी रहनी है उसके लिए हम दिन में कितना टाइम देते हैं? अब जरा दूसरी बात को सुने तो आपको और मजा आएगा। एक तो हमेशा के लिए, दूसरा आपको एक दर्जे में कुन की ताकत मिल जाएगी। जो कहेंगे जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। पावर जिसके पीछे जो इंसान पागल आप होता है। चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप इसको सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ ये 2 बातें जो आप चाहें आपको मिल जाएगा। जरा तसव्वुर करें ना कि आप, यू आर ओनली बाउंड बाय योर इमेजिनेशन। देखें, ब्लैक होल अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत एक क्रिएशन है। हम उसे इस लिमिटेड बॉडी के साथ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। नहीं कर सकते। ये ना तमाम कायनात इसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। हम मौत के बाद को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कुछ चीजें पे पर्दा डाल दिया क्योंकि मैंने आपको कहा वो उस टाइम एंड स्पेस की उससे बाहर है। बाहर है। तो मैं ये 2 बातें सिर्फ जन्नत की कि हमेशा हमेशा के लिए है, और जो भी आपके दिल में आया। मैं कहूँगा कि मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड होगा, वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे होंगे, मैं बैटिंग कर रहा हूँगा, ग्राउंड खचाखच भरा होगा और मैं ये 6 और 4 लगा रहा हूँ। उसी टाइम ये सब कुछ बन जाएगा और मैं कर रहा हूँ जिसकी जो ख्वाहिश है। जो सोच, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हर एक पूरी। मैं कहता हूँ ये 2 बातें किसी भी के लिए, इससे बड़ी मोटिवेशन। और क्या मोटिवेशन? जैसे आपने कहा कि यहाँ की छोटी छोटी ख्वाहिश के लिए हम अपने आप को मार देते हैं। 12-12 घंटे बॉस की तारीफ के लिए हम पूरा दिन काम, एक प्रेजेंटेशन देने के लिए पूरा हफ्ता दिन रात काम करते हैं और उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाते। पेपर, बोर्ड के पेपर देने के लिए पूरा साल कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ उस 3 घंटे के पेपर। 3 घंटे के जो क़यामत के दिन हमारा पेपर का टेस्ट होना है उसके लिए कितनी की हमने मेहनत की है? मुझे तो नहीं लगता कि हमने उस तरह मेहनत की हुई है। बिल्कुल नहीं की हुई।
और वो चीजें जो हम सारी जैसे 1% को छोड़ दें, हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करते हैं, हम सारी जिंदगी में कभी एक घर नहीं बना पाते, और अगर एक घर बना लें उसके बाद आपकी बीमारी, हम देखें ना खोलू के बैल की तरह ढूंढते रहते हैं। आप जरा अपने बच्चे की जिंदगी को देखें, सुबह सवेरे आप उसे उठाएंगे स्कूल के लिए, उसके बाद वो ट्यूशन के लिए भागेगा, फिर वो मस्जिद जाएगा कुरान करीम सीखने के लिए, नाजरा सीखने के लिए, फिर उसके बाद वो कॉलेज के लिए भागेगा, यूनिवर्सिटी के लिए भागेगा, जॉब के लिए भागेगा, शादी के लिए भागेगा, बच्चों के लिए भागेगा, उसकी सारी जिंदगी भागने में गुजर जाती है। भागता रहता है, उसे वो सुकून आराम, वो एक घर बना भी ले उसके बाद बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में रहता है। तो ये है ना सब, तो ये जिंदगी हाँ नहीं है। आप एक गाड़ी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक गाड़ी ख्वाहिश कर रहा था कि यार मुझे मिल जाए, अल्लाह ने मुझे दी। अच्छा, उसमें बैठने के बाद कुछ अरसे बाद मुझे दूसरी गाड़ी बता, मतलब हाँ। महीना भी नहीं हुआ, यार ये मिल जाए, अच्छा वो भी मिल गई। फिर जब मेरी तीसरी गाड़ी चेंज हुई ना, और जो मैंने ख्वाहिश की मिली, तो मैंने कहा यार मैं अभी इस गाड़ी को उस तरह एंजॉय भी नहीं करता कि मैं दूसरी की ख्वाहिश में आ जाता हूँ। मैंने कभी भी इस चीज को एंजॉय नहीं किया। मैंने अपने आप को रिवर्स गियर लगाया और मैंने कहा लेट्स एंजॉय दिस। मेरे लिए जिंदगी वैसे ही मैं बैठ के मुस्कुराने लग गया, उसी स्टेट में था, दिमाग का फर्क था, मैं एंजॉय करने लग गया। अगर मैं दिमाग को उस पर लगा के रखता नहीं तो इंसान, ये जो गरीब, पैसा नहीं, वो चीजें नहीं, ये दुनिया की बनाई हुई चीजें, अल्लाह के सामने सब बराबर है। बेशक बेशक। तो अल्लाह की ये जो आपने दुनियावी चीजों ने इंसान पे प्रेशर डाला हुआ ना, तो अल्लाह, ये एक आजमाइश है बिल्कुल उस गरीब आदमी की। बेशक। उस आजमाइश की जो सारे मसले हैं, उस डायमेंशन जब वो जाएगा उसको वहां एप्रिसिएशन मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर मेरे पास पैसा है ना, तो मेरे लिए वहां एक एप्रिसिएशन वैल्यू भी कम है, तो मुझे उसको ज्यादा वैल्यू अप करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। बेशक। तो इस लिहाज से थॉट प्रोसेस में बड़ा फर्क है। यही तो माइंडसेट है जो चेंज होगा तो हम एक रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करना चाहिए। मैं अभी आपसे ऑफ द कैमरा जिक्र कर रहा था कि यार मैं अभी बीमार हुआ था 2 हफ्तों के लिए, तो मैं जिंदगी के जो 70-80% जिनके साथ टाइम गुजारता था वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और जो जिसके लिए मैं कुछ नहीं करता था वो एग्जिस्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं सब फेक वर्ल्ड है, इसमें मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं भी, तो ये ऐसे ही है सब कुछ। तो रियलिटी कुछ हो रहा है। रियलिटी वो है कि जिसके लिए मैं नहीं कर रहा काम, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं इसको आपको जैसे बयान किया, हम लोग आजकल अगर देखें ना, हमारी यूथ को देखें, हम अपने आप को, हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता है ना, वो बोरियत है, कि हम बोर ना हो जाए। वाईफाई थोड़ा बंद हो, मोबाइल का चार्ज थोड़ा कम हो, हमें डर लगने लगता है। हम अपने आप के साथ अकेले बैठने से डरते हैं। ये याद रखिएगा, हम में से हर एक अपने आप के साथ अकेले बैठने से डरता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई है, हमारी असलियत, जो हमसे सवाल पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इस हिप्नोटिज्म में पड़े हुए हो, क्या ये तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हें जाना कहाँ है। ये वो मुश्किल सवाल है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, तो हम बोरियत के से भागते हैं। बोरियत असल में आपके लिए कीमती है। आपको अपने साथ बैठना है, सोचना है। जैसे आपने कहा आप पे ये फेज आया तो आपकी ये थॉट प्रोसेस जागी। हमने इस थॉट प्रोसेस को बिल्कुल किल कर दिया है। हम कुरान करीम के मुताबिक अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और से और की चाहत तुम्हें कब्रों तक ले आएगी। हम लोग वही कोलू के बैल की तरफ भाग रहे हैं। एंड पे तभी जागेंगे जब ये जिंदगी खत्म होगी। हमें उससे पहले जागना है, हमें ये रियलाइज करना है, हमें अकेले बैठना है अपने साथ। ये जो हमारे अंदर की जंग है, इसे हल करना है कि ये कौन है जो मुझे आवाजें दे रहा है। अरे मुझे ना बड़ी अच्छी एक एग्जांपल इससे याद है। मेरा भाई था ना, वो पढ़ाई पे वीक था और पढ़ता नहीं था। तो क्या होता था, वो पूरा साल कहता था मैं महीने एंड में पढ़ूंगा, तो मैं कर लूंगा। एंड में जब आता था तो जब वो बुक खोलता था ना, वो देखता था इतना कुछ है, तो वो डर के बंद कर देता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये उसी तरह ही है कि जब मैं पूरा साल कुछ नहीं करता, जब मैं एकदम अपनी किताब खोलता तो डर के बंद कर देता, नहीं यार ये नहीं मैं कर पाऊंगा। उसको फेस कर, रियलिटी को फेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये जो चीज़ है ना आज के दौर में, ख़ासतौर पे मैं इसको रेलेवेंट रखूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये फेस करते होंगे कि जो मोबाइल फ़ोन और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप रील देखते हैं, आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल रही होती है, वो आपको एडिक्ट बना देती है। और फिर उस सब को छोड़ के बैठना, गौर फिक्र करना, अकेले अपने आप के साथ वक्त गुजारना, ये डिप्रेसिंग लगता है इंसान को। हाउ टू क्रिएट दैट, वो हैबिट्स कौन सी हैबिट्स हैं, कैसे लेकर आएँ, और उससे कैसे आपकी क्या इम्पैक्ट है उसका, आपकी फिजिकल हेल्थ में या आपकी ज़िंदगी में उसका क्या इम्पैक्ट है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये हमने कुछ ऐसे कह लें कि करेंसी दी गई है या एसेट दिए गए हैं। हर दिन हमें 24 घंटे दिए जाते हैं, ये अमानत है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ यूज़ किया।
जो गफलत कुरान करीम में जिस गफलत की बात की है ना, आया आपने उस गफलत में इस्तेमाल किया। तो अगर मैं कहूँ आजकल ये जितने लोग ये देख रहे हैं, ज़रा आपने आपके साथ अकाउंटेबिलिटी करें 24 आवर्स की, कितने गफलत में गुजरे और कितने एक्चुअल पर्पस में गुजरे, तो आपको डर लग जाएगा कि मुझे जो पैसे मिले हर रोज़ मैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर अपनी लाइफ का एहसास करें। तो सबसे पहली चीज़ जो टाइम का मुझे एसेट मिला है वो मैंने कहाँ यूज़ किया। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अटेंशन। मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ। एक टाइम है और एक अटेंशन है। अब इंसान अपने आप से पूछे कि मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ, मैं किस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। देखिए क्वांटम फिजिक्स का एक ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि ये दीवार तब है जब कोई कॉन्शियस माइंड इसे अटेंशन दे रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो है ही नहीं। यानी ये सब कुछ इसलिए है कि कोई कॉन्शियस माइंड सबको, यानी आपकी अटेंशन इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को क्रिएट करती है। आप देखिए ना आजकल तो उसका इफेक्ट हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं। सोशल मीडिया में रातों रात कोई स्टार क्यों बन जाता है? क्योंकि उसे अटेंशन मिलती है। वो अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है अभी। तो आप अपनी अटेंशन कहाँ दे रहे हैं? एक टाइम जो आपको हर रोज मिलता है और एक आपको अटेंशन, जो दोनों कीमती चीजें आपको मिली हैं। आप जरा इसका हिसाब लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि आप क्या है। रिसर्च कहती है कि हमारा अटेंशन स्पैन, एक रिसर्च कहती है कि 8 सेकंड का रह गया। 8 सेकंड बाद हमारी अटेंशन खत्म। दूसरी रिसर्च कहती है नहीं, अभी 4 सेकंड का रहेगा। जितनी जनरेशन बढ़ रही है अटेंशन स्पैन, वो फेसबुक और टिकटॉक भी यही कहते हैं कि पहले 3 सेकंड इंपॉर्टेंट है। पहले 3, क्योंकि 3 सेकंड 3 सेकंड ग्रास्प करा, उसके बाद रील आपकी नहीं हिट हो सकती। और वाकई जो 3 सेकंड ग्रास्प कर गया वो रील हिट हो गई। और अगर आपको मजबूरी से क्लास में या कहीं बिठा भी दें, आप उठ नहीं सकते, तो आपकी बॉडी वहीं रहेगी पर आपका माइंड वहां नहीं रहेगा। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, कि आपकी बॉडी भी कहीं हो और आपका माइंड भी वही हो। ये चीज है आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला। माइंडफुलनेस मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स बिल्ड ऑन दिस अ बिट मोर। ये आएगी कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर सिविलाइजेशन ने, हर कल्चर ने, हर रिलीजन ने कोई मेथड बताया इसको अडॉप्ट करने के लिए। आप योगा देखें, वो क्या है? माइंड बॉडी कनेक्शन है। आप बैठते हैं, फोकस करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं। आप जापानीज को देखें, ताओइज्म है कि समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ये कंसेप्ट है। आप बुद्धिज्म को देखें, मेडिटेशन का कंसेप्ट है उसमें। तो आप जितने भी कल्चर देखेंगे ना, उसमें एक एफर्ट आप देखेंगे हिस्ट्री से माइंड और बॉडी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होती थी। अभी तो डिस्ट्रैक्शन का एक तूफान है, एक क्लटर है जो आप पे आता है, जिसमें आप रह भी नहीं सकते। अब चूंकि इस्लाम तो रहती दुनिया तक के लिए गाइडेंस है, तो उन्होंने जो टूल प्रोवाइड किया वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल है, जो आपको ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराता है। और आपको दिन में 5 बार वो प्रैक्टिस करनी होती है, नमाज। और कुरान करीम ने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज कायम करनी है। कायम तब होता है जब आप कॉन्शियसली उसे ऑब्जर्व करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर का सर्वे से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, कायम होता है जब वो कॉन्शियसली। देखें, जब भी आप नमाज के लिए खड़े होंगे ना, तो सबसे खतरनाक अटैक तब होगा। आप नमाज के लिए जैसे ही खड़े होंगे तो आप डिफॉल्ट मोड में चले जाएंगे, बॉडी वहीं पे और दिमाग कहीं घूम रहा होगा, और आप बाय डिफॉल्ट एक एक्सरसाइज कर रहे होंगे, और जैसे ही आप सलाम फेरेंगे तो वो माइंड आपका वापस आ जाएगा। अगर आप इमाम के साथ हैं तो बस वो जो रकातें करेगा आप वही फॉलो कर लेंगे, और अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर आप गिनेंगे कि दूसरी थी, तीसरी थी, ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो नमाज में हम लोगों ने क्या किया है, हमने डिफॉल्ट मोड को एक्सेप्ट कर लिया। ये है 5 टाइम नमाज कायम करना। देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है ऐसे है जैसे उसके सामने नहर है, वो 5 टाइम उसमें साफ हो जाता है। आपका एक कंप्यूटर है, उसका सॉफ्टवेयर जब अपने सर्वर से कनेक्ट होता है तो उसमें जितने वायरसेस आए होते हैं वो अपडेट मोड हो जाता है। पर अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को भेज दें उस तरफ, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर उस सर्वर से कनेक्ट हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। असल सॉफ्टवेयर अपडेट तो ये है, सॉफ्टवेयर अपडेट तो ये है, सोशल मीडिया पे डिफरेंट अपडेट चली। असल सॉफ्टवेयर अपडेट ये है, असल सॉफ्टवेयर अपडेट ये है कि जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको आप वहीं रखें, वो इस्टेब्लिश करें। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, आपको जो फीलिंग आएगी मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं
ऐसे होता है कि मैंने बड़े मेथड यूज़ किए हैं कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे यहाँ पे इंगेज रखूँ, क्या इसको दूँ कि ये यहाँ इंगेज रहे, मैं नई नई सूरतों की तिलावत करूँ, मैं इसे ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करूँ कि ये मैं मुझसे जाए ना, मैं उसको लेके आऊँ। असल प्रॉब्लम यह है कि हमने ये लड़ाई छोड़ दी है नमाज के अंदर, हम डिफॉल्ट मोड में चले गए। अगर हमने ये लड़ाई शुरू की तो एक दिन आप जीत जाएंगे। स्टार्ट में टफ होगा पर आपने ये छोड़ना नहीं है। ये लड़ाई करनी कैसे है? ये लड़ाई करनी ऐसे है कि जैसे आप नमाज के लिए खड़े हुए, आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपने वो फील करना है कि अल्हम्दु क्या है, रब क्या है, आलमीन क्या है। आप तिलावत कर रहे हैं किसी सूरत की, किसी आयत की, तो आपने उसे समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं और किसको कह रहा हूं। ये नहीं कि चूंकि मेरी मसल मेमोरी आ गई और मैंने एक ही सूरत याद की हुई है और वो बस बाय डिफॉल्ट में पढ़ लेता हूं, तो वही रहती है। आपने नई सूरतें सीखनी है, उनकी ट्रांसलेशन सीखनी है, उनकी हिकमत सीखनी है, इन डेप्थ सीखनी है। उसे आप रिवाइज कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं अल्लाह ताला से, हर दफ़ा बयान कर रहे हैं वो चीज़। तो जब आप वो जाएगा और आप वापस ले आएंगे, वो जाएगा आप वापस लेके आएंगे। ये असल लड़ाई है जो आपने करनी है। आपने एक्सेप्ट नहीं करना डिफॉल्ट मोड को, हमने एक्सेप्ट कर लिया डिफॉल्ट मोड को। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि रात में 4 रकातें जो इमाम के साथ थी उसमें भी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। बड़ी टफ लड़ाई होती है, मैं आपको बता दूं, बड़ी टफ लड़ाई होती है। पर ये आपकी बका की जंग है, ये भी आपको बता दूं, ये आपकी बका की जंग है। आपको करना ही है हर हाल में। वो जाएगा आएगा, बड़ा टफ होता है। सुन्नत में भी मेरा वितर की आखिरी आयत में, आखिरी सजदे में या आखिरी 3 रकातों में फोकस बनता है, पर जो फोकस बनता है वो फीलिंग मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। और जो मैंने ये हिप्नोटिज्म को थोड़ा बहुत तोड़ा है, जो मैं गौर फिक्र करने लगा हूं, जो मैं आयतों पे सोचने लगा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये एक्सरसाइज है जो मैंने स्टार्ट की थी। मैंने इनिशियली ये स्टार्ट किया था। आपको खुद पर्सनली आप बता रहे हैं आपने ये एक्सरसाइज की, आपको कितना टाइम लगा इस एक्सरसाइज को मैं मास्टर अभी भी कर रहा हूँ, और ये यू कैन नेवर मास्टर इट? मुझे नहीं लगता कि आप मास्टर कर यार ये चीज प्रोसेस, ये जंगे मुसलसल है। ये जो चीज बता रहे हैं ना, मतलब ये मैं भी करता था बट बता नहीं पाता था। आज जब इन्होंने बताया ना तो मैं फील करने लगा कि यार ये सिर्फ मैं नहीं हूं, हर इंसान, ये शायद हर इंसान है। इस चीज पे बात नहीं, इस चीज पे बात नहीं की गई ना, तो मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हुई कि सिर्फ मेरे साथ है। मैं कहता था यार ये मेरे साथ ही मसला हो रहा है कि मैं कभी रकात भूल जाता हूँ, कभी मेरा ये हो जाता है एकदम में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कौन सी रकात थी, फिर सजदा सही देना पड़ता है, मतलब पढ़ा नहीं पढ़ा, ये एक चीज होगी, कभी माइंड में एक चीज आ गई, फिर मैं अगली रकात पे गुस्से से फोकस्ड होके मतलब कि याद रखना है, फिर दूसरी में, मतलब आज मुझे पता चला ये वाकई एक जंग है जो करनी है। मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मेरा टेंशन स्पैम बुरा हो गया यार, मैं शायद गुनाहगार हो गया हूँ, इतनी मतलब मैं थॉट पे चले जाता है। हर इंसान अपने आप से बात करता है। मैं अगर इसे समराइज करूँ ना, ये होगा सबके साथ, पर हम में से 99% लोगों ने ये लड़ाई छोड़ दी है। हम डिफॉल्ट मोड पे चढ़े गए क्योंकि उन्हें ये मुश्किल लगता है उसे वापस लेके आना। मैं कहता हूँ होगा, पर आपने लड़ाई छोड़नी नहीं है, आपने मैदान छोड़ना नहीं है। आपका अटेंशन स्पेन, आपका माइंडफुलनेस आपको फील भी नहीं होगा और दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, दिन ब दिन बढ़ता। जो हिप्नोटिज्म है, जो धोखा है, जो मताए गुरूर है, उसको तोड़ने के लिए आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। और माइंडफुल होने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दिन में 5 दफ़ा कॉन्शियसली करनी होगी, कायम करना होगा, पढ़ना नहीं होगा। और ये किसी को कैसे पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट आ रही है? वो हो जाता है, ये फीलिंग आई थिंक अंदर से आती है। देखें, ये जब आप ये लड़ाई शुरू करते हैं ना, आपको फील नहीं होता कि चेंज आ रहा है, पर आप में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आपका फोकस लेवल, आपका अटेंशन, जैसे ले लें, जैसे ये एक्सरसाइज आपने की, बाकी लाइफ आपका बैटल ग्राउंड है। वो फोकस, वो अटेंशन आपके जॉब में भी आता है, आपके वक्त में बरकत आ जाती है, आपके काम में बरकत आ जाती है। अभी देखिए ये टाइम कैसे गुजर रहा है, कभी आपने अंदाजा लिए? ऐसे गुजर रहा है, ऐसे क्योंकि हम लोग एक डिफॉल्ट मोड पे जा रहे हैं। बस मुझे अभी लगता है, मैं बच्चा था, आई थिंक जिम से ज्यादा मुश्किल अब एक्सरसाइज ये वाली हो गई है कि दिमाग को, माइंड को, पहले था नहीं ना। आप 90s 80s में चले जाएं, इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अभी तो आजकल इतनी ज्यादा, वो कल पिछले दिनों भी हमने एक रील बनाई है कि आगे फ्यूचर का सबसे बड़ा एसेट पता क्या होगा? माइंड की क्लैरिटी। इससे अटेंशन किसको दे रहे हैं आप? अटेंशन। और अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि नहीं, आप डिफॉल्ट मोड में चले गए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ ये याद रखिएगा, असल जंग जो है वो अंदर की जंग है। जब आप अंदर की जंग जीत जाते हैं, देखिए सूरह फतह कब नाजिल हुई आपको पता है? सूरह फतह तब नाजिल हुई जब सुलह हुदैबिया हुआ। सहाबा कराम ने एहराम बांधे हुए हैं और उम्रे के लिए जा रहे हैं। एहराम बांध ले तो फिर आप उम्रे के बगैर वापस नहीं आ सकते। सुलह हुदैबिया हुआ, अल्लाह को हुक्म आया और अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आया कि एहराम उतार दो। अंदर जंग शुरू हो गई, कैसे उतार दें? हम तो उम्रे के लिए आए, एहराम उतार दें और चले जाएं। अल्लाह का हुक्म कह रहा है उतार दो। पर नहीं है कि हम इस तरह करें। लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने, चूंकि उन पे 13 साल मेहनत हुई थी,
13 साल उस फसल पे मेहनत हुई थी, उन लोगों पे मेहनत हुई थी। अल्टीमेटली उन्होंने अपने अंदर को शिकस्त दी, उन्होंने एहराम उतारे और अल्लाह के रसूल का पैगाम माना। अपेरेंटली एक अच्छा काम करने जा रहे थे, पर हुक्म आया ना करें, तो इतनी ट्रेनिंग हो गई थी कि वो अपने अंदर की आवाज को क्रश कर सकते थे। तो क्या नाजिल हुआ? सूरह फतह, उसकी आखिरी आयतें क्या कहती हैं? तुमने जो फसल तैयार करनी थी वो तैयार हो गई। 13 साल कोई लड़ाई नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई जंग नहीं, जंग चल रही थी अंदर। और सूरह फतह आई 13 साल बाद, मुबारक हो फसल। उसके बाद इस्लाम क्यों इतना तेज क्यों फैला? क्योंकि अंदर की जंग जीत गए थे। फिर आपके लिए चंद लोग भी बहुत हैं जो अंदर की जंग जीत जाए। हम अंदर की जंग नहीं जीतते, हम लोग सिर्फ बाहर की जंगें जीतते रहते हैं। हमने असल जंग जो है वो अंदर की जंग है। आप कुरान करीम क्या कहता है? आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है? उसका अंदर जो कहता है बस वही करता है। ये है वो असल जंग। आपको पता है मोमेंट किसे कहते हैं? रूट वर्ड क्या है? अमन। अमन क्या है? उसके अंदर जो जंग चल रही है, उसने वो जंग जीत ली है, उसके अंदर अमन आ गया है, वो मोमिन बन गया है। और जब उसके अंदर अमन आएगा, उसकी वजह से हर जगह अमन फैलना जाएगा। सबसे बदतरीन शख्स वो है जो नफ्स का गुलाम है, वो वही करता है जो करना चाहता है। उसको क्या कहा? अपने नफ्स को माबूद बनाया हुआ है, शिर्क, वो वाहिद गुनाह जो अल्लाह ताला नहीं माफ करेंगे। ये आयत है। क्यों? क्योंकि उसने अपने, देखें मैं अक्सर कहता हूं ये नफ्स ऐसा है जैसे कोई जंगली घोड़ा, ये आपके साथ साथ बड़ा होता है। तो जब आप छोटा होता है आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जिधर लेके जाना है चाहें ले जाएं। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार जिंदगी एंजॉय करो, फिर बुढ़ापे में देखेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये घोड़ा जंगली घोड़ा है। इसे अगर आपने अभी ट्रेन ना किया तो ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि जब बुढ़ापे में आपको पता होगा कि ये मस्जिद है, ये कुरान करीम है, ये मेरे लिए अच्छा है, आप नहीं जा सकते। वो घोड़ा आपको खींचेगा उसी रास्ते पे जिस पे आपने उसे ट्रेन किया हुआ है। आप चाहते हुए जानते हुए कि सामने मंजिल है, ये कामयाबी है, वरना भी तो दुनिया के सारे बूढ़े जो है वो दुनिया के सबसे नेकतरीन लोग होते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने उस घोड़े को ट्रेन ऐसे किया हुआ है। वो ताकतवर नफ्स का घोड़ा उन्हें भगाता रहता है जहां लेके जाना चाहिए। देखिए इसमें एक और साइकोलॉजी की थ्योरी है, संकन कॉस्ट थ्योरी। हम यूजुअली जो पाइल अप करते हैं, सारी जिंदगी हमने जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस पे मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत कॉस्ट लगाया है, अभी मैं चेंज करूंगा तो ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। और ये संकन कॉस्ट थ्योरी जो है बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देती है। वो कहते हैं कि अच्छा अब जरा एक एथियस्ट है, वो सारी जिंदगी एथियस्ट रहा, तो वो कहेगा अच्छा इसका मतलब है कि मैं जो 40-50 साल गुजारे हैं वो वैसे जाया हो गए। और उनको ये अंदाजा नहीं है कि कुरान करीम आपको ऐसे नहीं तोलता। कुरान करीम आपको ऐसे तोलता है कि जब भी आपके पास खबर आए और वो आपके दिल में लगे, मान लो फिर बाद में मुझे एक कॉल आई, आप डॉक्टर सुफियान बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा ये नाम है और मैं यहाँ से हूँ, मेरी उम्र 62 साल है और मैंने अपनी पूरी 62 ईयर्स एज एन एथियस्ट गुजारी है। मैंने कोई चर्च, कोई बाइबल, कोई किताब नहीं छोड़ी। मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैं गया, मैंने गुस्ल किया, मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं रो रहा हूँ। उसने उस 62 साल के उस तोड़ा। माशाल्लाह। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ये है, मैं इसको कैसे तोड़ूं। तो मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे कारोबार करो। तुम्हें जब ठीक खबर मिली उसमें 40 साल लगे, 50 साल लगे, तुम्हारी इतनी एफर्ट लगी, कारोबार करो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से कहो कि ये सारा टाइम मैंने आप पे कुर्बान किया, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें क्या देता है। मुझे वो एक हदीस याद आ रही है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से ना कि जिस शख्स में राई के दाने के बराबर भी गुरूर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने कहा कि हम भी कभी कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आपने कहा नहीं, ये गुरूर नहीं है, बल्कि ये है कि तुम हक बात पहचान लो, सुन लो और फिर उससे कनात करो। उससे ये है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हदीस। और यही चीज है ना जो हम नहीं कर पाते, हम वो ईगो में पड़ जाते हैं, हम अना में। अब देखिए ईगो तो खत्म कर देती है इंसान। हाँ, जो यहूदी है ना, कुरान पाक को भी अनबायस्ड होकर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, हाँ। कि लाइक ऑल प्रीकंसीव्ड कॉन्सेप्ट्स को छोड़ते हैं और लेट्स रीड व्हाट्स रिटन हियर। नहीं पढ़ा तो सबने है, समझा है, बट असल बात ये समझते नहीं है, विद बायसेस पढ़ते हैं हम, अपने बायसेस के साथ। मुझ पे ये क्रिटिसिज्म भी होता है, अक्सर एथियस्ट मुझे कहते हैं कि ये तुम ये देखो, ये किसने कहा है जो तुम ये कह रहे हो। मैंने कहा कुरान करीम कह रहा है तदब्बुर करो। कुरान करीम कह रहा है कि हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी अपनी जानों में भी, होराइजन में भी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसमें निशानियां हैं बाद में आने वाले लोगों के लिए भी। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि इसमें जो तदब्बुर करेगा, सोचेगा, उसको इसमें निशानियां मिलेंगी, और जो करेगा तो उसे मिलेंगी। वो एक है ना वर्ड अलग,
उसकी एक एवोल्यूशन मेरे डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो थी शायद, वो मैं देख रहा जिसमें उन्होंने उसकी एवोल्यूशन बताई है कि शुरू में लोग इसका मतलब ये लेते थे, फिर ये लिया, फिर ये लिया। तो आज जितनी साइंस इवॉल्व होगी है तो एम्ब्रियो की जो शेप बनती लीच है, एक्सेप्टेंस सब्सटेंस जो बनता है लीच की तरह, Yeah. वो लगा है और वो एग्जैक्टली उस वर्ड के मीनिंग है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अरबिक के रूट वर्ड को समझें, उसकी लेयर्स ऑफ मीनिंग को समझें। ये ऐसे ले लेना, ये नॉलेज पे बिल्डअप होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है। हम इंसान जो है ना, हमारे पास अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत हमें दी है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या होता है कि नॉलेज जो है वो एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। आप आए, आपने एक काम किया, मैं आऊंगा उस पर बिल्डअप करूंगा, उसके बाद एक और आएगा उस पर बिल्डअप करेगा, उस लेयर्स को अनलॉक करता जाएगा, उसको समझता जाएगा। ये कुरान करीम जो मोजा है, और जो उनसे बार बार पूछते थे कि मोजा, तो कुरान करीम से बड़ा मोजा कोई नहीं है, इसलिए कि कयामत तक, जैसे मैंने आपको कितनी साइंस की चीजें गिनाई कि अभी भी जो कुरान करीम मेंशन करता है साइंस उसे नहीं समझ पाता। वहां पे साइंस वालों को तो चाहिए कुरान पढ़े, उस पर से ही दरियाफ्त कर लेंगे आधी ज्यादा टाइम। कयामत तक चलता रहेगा हर दफा। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हम यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस में बैठते हैं, मेरे दोस्त आते हैं और हम लोग तदब्बुर करते हैं, कुरान करीम की एक आयत निकाल के सोचते हैं उस पर। मेरे बाकी दोस्त बैठते हैं, हम लोग सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अरबिक रूट वर्ड्स पढ़ते हैं, तफासिर पढ़ते हैं, साइंस की मदद से समझते हैं। तो मेरे साथ जो एक नायब कासिद हैं, वो बैठते हैं, काफ़ी एज के हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनकी, वो साइंटिफिक टर्म्स को इतना नहीं समझते, पर वो बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक दिन उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि सर, एक दिन आएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि साइंस में ये, कुरान करीम में ये सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी, और ये वही टाइम होगा जिसके बारे में कहा गया है कि एक खेमा भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पे इस्लाम नहीं होगा, कि इसकी तमाम बातें साइंस मान लेगा कि हाँ, ये बातें पॉसिबल ही नहीं है कि 1400 साल पहले या उस वक्त जितना भी टाइम हुआ होगा उतना पहले किसी को मालूम हो, सब इस पे जो है वो इत्तेफाक करेंगे। तो मैंने कहा कितनी खूबसूरत बात की, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। और कुरान में लिखा है एट द एंड होना ही है, होना ही। जब ये चीज होनी है, जिस तरीके एक रूट है ना, एक साइंस ने रूट बना दिया, उसके थ्रू कर दिया, एट द एंड वो होना है। एक चीज साइंस के थ्रू थी, एक किसी और के थ्रू, वही ना वो कहते हैं ना कि प्रोजेक्शंस हैं, एक चीज करोगे दूसरी करोगे दूसरी से। इसी पॉडकास्ट में कुछ ये चीजें जब सुनते हैं ना तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो बड़ा एक मुस्कुराहट सी आती है, सुकून आता है, सुकून आता है, रूह को गज़ा। मैक्स प्लैंक कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स के फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स उन्हें कहा जाता है। कहता है, फॉर अ बिलीवर गॉड इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, फॉर अ साइंटिस्ट, फॉर अ फिजिसिस्ट गॉड इज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। हम हर चीज के एंड में पहुंचते तो हमें पता चलता है कि ये तो ऐसे नहीं हो सकता, या तो कोई क्रिएटर होगा तो उसने ये किया होगा। सो फॉर अ बिलीवर गॉड इज एट द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट फॉर अ फिजिसिस्ट गॉड इज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के एंड पे हम पहुंचते तो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे हुआ? आप जाएं 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 बिग बैंग पे पहुंचे तो सर पकड़ लेंगे, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। डॉक्टर साहब, आपके इस सारे मामले में लाइट से क्या है? हमने एक पॉडकास्ट किया था दरियाब भाई से, वो हर चीज को रिलेट कर रहे थे टुवर्ड्स लाइट, कि इंसान लाइट है, डार्कनेस लाइट। तो क्या ये हर चीज रोशनी है? हर जर्रा रोशनी से रिलेट करता है? देखिए, मैं तो उस एंगल पे नहीं, मैं एक और एंगल से आपसे बात करूंगा। देखिए, जितनी चीजें हैं पार्टिकल, क्वांटम फिजिक्स पे आप जाए ना, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये तमाम एक फील्ड्स में चल रही है, क्वांटम फील्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट चल रही है। इलेक्ट्रॉन का वेट कहाँ से आता है? हिग्स फील्ड से आता है। वो उसमें चलता है तो उसके मुताबिक उसका वेट आता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता। क्वार्क फील्ड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्वार्क्स जो है वो उस फील्ड में से चलते हैं। सिर्फ फोटॉन जो है वो हिग्स फील्ड में से नहीं जाता। वो और फोटॉन वही वो है जिसे आप तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर सब पार्टिकल्स नहीं है, उसे आप समझ नहीं सकते। यानी फोटॉन, लाइट का पार्टिकल, एक ऐसी चीज है जो बाकी तमाम चीजों को बाईपास कर रहा है। वो टाइम को बाईपास कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा है जो कोई उस पर नहीं जा सकता, उसके अंदर कुछ है नहीं जिसे हम समझ नहीं सकते। तो इन दैट सेंस लाइट एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। ये देखिए, क्वांटम फिजिक्स नहीं है। आई डोंट नो रिचर्ड फेमेन ने कहा या किसने कहा, पर अगर कोई दावा करे क्वांटम फिजिक्स को समझता है तो नहीं समझता। देखिए, साइंस को बड़ा गुरूर हो गया था न्यूटन के बाद, न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद, क्लासिकल फिजिक्स के बाद, कि हम हर चीज को डिटरमिन कर सकते हैं, काज एंड इफेक्ट को मालूम कर सकते हैं, और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया, थियज्म का कंसेप्ट आया, कि बस सारी लॉज जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करती है। और जब भी इंसान गुरूर में आया ना, तो अल्लाह ताला उनका गुरूर तोड़ता है। तो उनका गुरूर तोड़ा जर्रे से, और जर्रा कौन सा था? क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से, कि आप जर्रे को नहीं समझते। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव ऑफ पॉसिबिलिटी है, आपको नहीं पता वो इस टाइम कहाँ पे है। आप क्वांटम इंटेंगलमेंट
को नहीं समझते कि एक जर्रा और दूसरा जर्रा कायनात के किसी दूसरी हद में है, इसमें चेंज आएगा तो उसमें इमीडिएटली चेंज आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो कोई चीज जा नहीं सकती, तो ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, वो नहीं समझ सकते हैं। वो इसको नहीं समझ सकते हैं कि एक जब कोई ऑब्जर्व करता है तो ये वे फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कैसे आ जाता है। नहीं, तो मैं कहता हूं कि जब भी इंसान में थोड़ा गुरूर आता है कि हम सब कुछ समझने लगते हैं, तो एक ऐसी चीज आ जाती है कि उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है। ये क्या मतलब कैसे ही चलता है। आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग में यही लड़ाई हुई थी ना, जो इसकी थी। आइंस्टाइन कहता था हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया कि ये तो आप तो इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन से तो हर चीज बनी है, आपको अगर उसका ही नहीं पता तो बाकी तो आप बड़े छोड़े हैं एक्सप्लेन कर। तो क्वांटम फिजिक्स जो है ना, देखिए आप जो ये बातें कर रहे हैं कि इसको फिर रिलेट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें एट द एंड कनेक्टेड है। चूंकि हमारी नॉलेज अभी लिमिटेड है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें आपस में क्या कनेक्शन है। आप देखें ना, हमारी अभी पूरी साइंस जो है वो क्लासिक फिजिक्स को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और क्वांटम फिजिक्स को लिंक नहीं कर सकती। वो ग्रेविटी पे फंस जाते हैं, वो दोनों वहां पे एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, उसको यूनिफाई नहीं किया जा सकता। जो सब कुछ ढूंढ रहे हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं। कौन है? इसकी मिसाल ऐसे है, देखिए आप एक घर बना रहे हैं, आपको मैंने एक टास्क दिया है कि आप दीवारें बनाएं, आपको टास्क दिया है कि आप दरवाजे और ये वायरिंग का काम करें। आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे और घर बड़ा खूबसूरत बन रहा है। साइंस पागल है कि ये दोनों काम तो कर रही हैं पर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, तो कैसे काम हो रहा है? जो क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है, दोनों काम कर रहे हैं, घर बड़ा जबरदस्त बन रहा है, वायरिंग, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ दरवाजों के दीवारों के मुताबिक हो रहा है, पर ये दोनों तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन और ये जो है वो ठेकेदार आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो ये हो कैसे रहा है? उसको अभी तक कोई है, चीफ आर्किटेक्ट है जो दोनों को डायरेक्शन दे रहा है और दोनों उस पर काम कर रहे हैं। आपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में भी फिर सुना होगा। तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। मैं भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, आप भी वाइब्रेट कर रहे हैं, हम असल में तो ये ऐसे लग रहा है जैसे स्टेबल हैं, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस गोइंग इनसाइड अस एंड दे कनेक्टेड विद दिस कि everything जिस वाइब है, the frequency that you are transmitting, the frequency that I am transmitting, if they are on the same level, तो मुझे आपकी वाइब अच्छी लगेगी, आपको मेरी वाइब अच्छी लगेगी, and then we will feel good about talking to each other and stuff like that। हर इंसान की एक फ्रीक्वेंसी है। इसी को फिर आगे लिंक किया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली साइंस मानते हैं लोग, that when you're thinking positively, positive starts happening in your life, manifestation आती है, and yes, and you start thinking about something and you ट्रांसमिट एनर्जी इन दैट वे, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं और उस तरह के लोग आपसे मिलते हैं और फिर आपको उसी तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लग जाती हैं एंड इवेंचुअली यू गेट टू दैट गोल। आपने इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को आखिर में छेड़ दिया, इतना बड़ा अभी आखिर नहीं है। आखिर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये गुफ्तगू जब शुरू होती है चलती रहती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ऑर्गन्स है हमारे, ऑर्गन्स बने हैं सेल्स से, सेल्स बने हैं मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं क्वार्क्स से, और स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये क्वार्क्स में है स्ट्रिंग्स जो हर वक्त वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो कैसी एनर्जी, जैसे उसकी गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो आप ऐसे ले लें कि आप एनर्जी बीइंग्स हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, और आपके ऊपर एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, जो पॉजिटिव फील्ड्स भी है और नेगेटिव फील्ड्स भी है। आप किससे कनेक्ट करेंगे डिपेंड करता है आपकी अपनी एनर्जी पे कि वो कौन सी है। अब जरा इसको समझिएगा, जैसे रेडियो होता है, रेडियो पे आपके पास इख्तियार है कि कौन से चैनल पे आप ट्यून कर ले फ्रीक्वेंसी। आप न्यूज़ पे जाना चाहते हैं, आप सॉन्ग्स पे जाना चाहते हैं, आप FM 101 पे जाना चाहते हैं, आप FM 100 पे जाना चाहते हैं। तो आपने अपनी बॉडी की एनर्जी कैसे रखी है तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं एक पॉजिटिव फील्ड से। वहां से आपको एक और, मैं हमेशा कहता हूं कि दो स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है। एक एक्वायर्ड है जो इंसान अपनी ऑब्जर्वेशन से, साइंस से, लॉजिक से, फिलॉसफी से सीखता है। एक रिवील्ड है जो कुरान करीम की सूरत में नाजिल हुई है आम के लिए। पर एक मतलब दो दोस्त हैं, वो आपस में एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है। हाँ, मैं उस पर आता हूँ, पर मैं ये बात खत्म कर दूं। पर एक थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो तब आपके पास आती है जब आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव फील्ड से कनेक्ट होते हैं। ये कैसे पता चलता है पॉजिटिव है? अच्छा, वो कैसे पॉजिटिव होता है उसका आपको, आपकी बॉडी में डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट चक्रास हैं, हर एक चक्रास हर सेंटर के लिए एक खास प्रोटोकॉल है जिसे आपने फॉलो करना है। उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे तो उस सेंटर को आप पॉजिटिव करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 6 सेंटर्स हैं आपके, यानी हर एक के लिए लेट्स से आपके पास 16 to 17%
है उसके लिए। तो उसको पॉजिटिव करेंगे तो आप 17% पॉजिटिव हो गए, दूसरे को पॉजिटिव करेंगे तो 34% ऐसे ऐड होता रहेगा अंटिल आप 100% पॉजिटिव हो जाएं। हर एक के प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना है, तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखें, आप अक्सर एक शख्स से मिलते हैं ना, इमीडिएटली आप झिझक फील करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक एनर्जी फील्ड है जिसे आपने फील कर लिया है। देखें, इन रियलिटी क्वांटम फिजिक्स कहती है इन रियलिटी आपने किसी चीज को टच ही नहीं किया। अब इस टेबल को अगर मैं लग रहा हूं कि मैं टच कर रहा हूं, मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, जबकि सारा मास तो अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पड़ा हुआ है। आप रियल में किसी चीज को टच नहीं करते। ऐसी आपकी एनर्जी फील्ड है आपके आसपास, आपको फील नहीं होता, इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ। आप अभी भी पढ़ेंगे तो आपका हार्ट सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आपके इर्द जो है वो ये आपका सेंटर है जो डेवलप करता है। तो आप या कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट नहीं करते। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि मैं किसी भी पॉडकास्ट में कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाता। वहां की जो एनर्जी होती है उसे लेकर मैं जो एनर्जी होगी ना, कभी कभी मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, कभी कभी बस मैं बोलता रहूंगा। वो पूरी एनर्जी वहां की ऐसे बन जाएगी ना कि वो मुझे कंपेल करेगी कि मैं बोलता रहूं। तो आपने इस सेंटर्स को, इनके तमाम प्रोटोकॉल्स को वैसे फॉलो करना है। उस प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करना है, वो क्या है हर सेंटर के लिए, इस पे हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। उसके लिए आपको हलाल और हराम के कंसेप्ट को समझना। मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करें, लेकिन अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि आपको जाना है, एंड बिकॉज यू हैव टू लीव, तो आई थिंक इट डिमांड्स ड्यू रिस्पेक्ट कि हम आपकी जो अगली मसरूफियत है उसको टाइम दें। मेरे लिए ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और आई एम श्योर वो जो देख रहे हैं कैमरा में, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी। और आपको क्वेश्चंस हैं अगर डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, डॉक्टर साहब एक चीज छोड़ के जा रहे हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, वो क्वेश्चंस भी हमें जरूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर सकें। ये टॉपिक अभी गया है ना, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से हमारा भी हलाल हराम वाला भी जो आपने खुद से कह दिया ना, ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इसको समझिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप कायनात को समझना चाहते हैं हकीकत, तो आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचना होगा, जो इसकी हकीकत है। और वो एक 369 का भी है कि जो 369 के बारे में जान जाए वो पूरी कायनात। दैट इज डिफरेंट। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो है ना, वो रियलिटी है हमारी। आप जब दीन को सही मानों में समझेंगे तो वो आपकी ओवरऑल एनर्जी को पॉजिटिव कर रहा है, ताकि आपकी बॉडी पॉजिटिव रहे, और हर उस चीज से आपको दूर रख रहा है जो उसको नेगेटिव करे। इन द एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा, मैंने बयान भी किया कि मैं हमेशा जो एनर्जी मुझे मिलती है अपने जो भी होस्ट होते हैं, उसी को यूज करके मैं बात कर सकता हूँ। और मैं ये भी बता दूं